मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय लक्ष्मी नारायण भाला। इनको हम लक्खी दा के नाम से संबोधित करते हैं। सर प्रणाम। हाँ जी, नमस्ते। और सर वैसे डिबेट में आने के लिए तैयार नहीं होते हैं, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया। और लक्खी दा 1968 से संघ के प्रचारक हैं और साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न समाचार पत्रों के लेखन, प्रबंधन, हर क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। ये संघ के कई प्रकोष्ठ के प्रभारी रहे हैं। जो भी दायित्व दिया गया, विद्यार्थी परिषद और प्रचारक सब में रहे हैं। और इनकी महत्वपूर्ण 3 पुस्तकें हैं। खासकर 3 पुस्तकों में एक पुस्तक जो है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे सर से। तो इनके जो महत्वपूर्ण 3 पुस्तकें हैं, एक है हमारा संविधान, भाव और रेखांकन। दूसरा है संविधान की जन्म कथा, ये दूसरा कृति है, महत्वपूर्ण पुस्तक है आदरणीय लक्खी दा की। और तीसरा एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो शिक्षा पर आधारित है, शिक्षा पंचामृत। तो इसको आज जो मैं आदरणीय लक्ष्मी दा से चर्चा करूंगा, उनके जो पुस्तक है हमारा संविधान, भाव और रेखांकन। संविधान के जो मूल कृति है उसमें 16 रेखांकन चित्र हैं। और उस रेखांकन चित्र के बारे में संविधान सभा में, संविधान निर्मात्री सभा ने भी औपचारिक रूप से चर्चा नहीं किया था। क्योंकि लक्खी दा, मैं आपने देखा, मैं पढ़ा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट ऑफ इंडिया, उसमें इसका ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है। जो अपना रेखांकन है, जो चित्र है 16, उसके बारे में हालांकि उन्होंने अनौपचारिक रूप से चर्चा किया था, ऐसा मैं कई साहित्यों में पढ़ा हूं। तो लक्खी दा को मैं हमारे संघ के मनीषी मानता हूं, आदरणीय मानता हूं। इनके साहित्य क्षेत्र में जो योगदान है, और ये जो हमारा संविधान और भाव और रेखांकन पुस्तक, इनकी जो कृति है, जो 16 मूल प्रति में संविधान के रेखांकन है, उसका भावानुवाद जो किया है, ये अद्भुत। और इसके आ, आ, ये जो भूमिका लिखा था डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब ने, डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब ने लिखा है जी। तो सर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये महत्वपूर्ण दायित्व जो आज तक किसी ने जो रेखांकन का भावानुवाद नहीं किया था, उसको आपने भावानुवाद किया, वो किस प्रेरणा से किया? और आपका विधि के क्षेत्र में आप अध्ययन नहीं रहा आपका पहले, और आप इस क्षेत्र में लेखन की ओर आप कैसे प्रवृत्त हुए, पहले उसके बारे में बताएंगे। फिर जो 16 रेखांकन है उसके बारे में संक्षिप्त में बताते जाएंगे सर। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, दर्शकों को, श्रोताओं को। जैसा कि धनीराम जी ने मेरे से पूछा है कि संविधान पर सोचना और लिखना ये मुझे क्यों सूझा और कैसे सूझा, क्योंकि मैं ना तो कानून का छात्र रहा हूँ और ना ही संविधान के प्रति मेरी उतनी कोई जानकारी थी। लेकिन हिंदुस्तान समाचार, ये जो एक न्यूज एजेंसी है, बहुभाषी न्यूज एजेंसी, उसमें जब काम कर रहा था मैं, उस समय पत्रकारों से मिलना और पत्रकारों के अनुसार कुछ विषयों पर लिखना, ये जब मैंने शुरू किया तो हमारे जो प्रबंधक उस समय थे, डॉक्टर अमित जैन,
वो एक मोटी सी पुस्तक लेकर आए मेरे पास और कहा कि आपके लिए मैं उपहार के रूप में लाया हूँ। तो इतनी मोटी थी कि मैंने कहा इसको तो कैसे पढ़ा जाएगा और कैसे कोई ले जाएगा यहाँ से वहां। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये केवल कमरे में सजा कर रखने के लिए ही है, क्योंकि ये हाथ से लिखी हुई और चित्रों से सजी हुई संविधान है। तो मेरे लिए पहली बात थी, नई बात थी, इसलिए मैंने उसे जब खोल कर देखा तो ध्यान में आया कि अंग्रेजी में बड़े सधे हुए हाथों से कर्सिव इसमें लिपि में लिखा हुआ है और हर भाग के पहले पृष्ठ पर चित्र अंकित है। तो पूरा संविधान 22 भागों में लिखा हुआ है। 22 भागों पर कहीं एक कहीं दो, ऐसे कुल मिलाकर 28 चित्र मैंने उसमें देखे। और फिर मेरे अंदर का भी एक चित्रकार जगा और उसने सोचना शुरू किया कि चित्रकार कोई भी चित्र अंकित करता है तो उस पृष्ठभूमि में अंकित करता है कि किस पृष्ठभूमि पर चित्र बनाना है। जैसे किसी से कहा जाए कि बेडरूम है तो एक चित्र बना दो, किसी से कहे ये रसोई घर है तो चित्र बनाओ, पूजा घर है तो चित्र बनाओ, तीनों चित्र अलग अलग होंगे। तो उसी प्रकार इस पर भी जो चित्र बने हैं, नंदलाल बोस ने चित्र बनाया है, इसकी जानकारी उसमें लिखी हुई थी। तो फिर मैं सोचने लगा कि उन्होंने भी जरूर हर विषय का अध्ययन किया होगा और उसी अनुसार चित्र बनाया होगा। तो ये जब सोचना शुरू किया तो हमारे अमित जैन जी ने मेरे से कहा कि इस पर तो आप लिख भी सकते हैं, और आप लिखेंगे तो हमारी जो अभी पत्रिका शुरू की है हमने, चाणक्य वार्ता, उसमें हम लेख छापते रहेंगे। तो हर 15 दिन में मेरा एक एक लेख छपता रहा और 16 लेखों की जो मालिका बनी, उसी को फिर सोचा गया कि इसको एक पुस्तक के रूप में छापा जाए। तो इस रूप में इस पुस्तक का सृजन हुआ है। ये इस पुस्तक के पृष्ठभूमि में हुई बातें हैं। जी। तो लखीदा, आप ये बताइए कि ये 16 जो चित्र है रेखांकन, उसके 28 बारे चित्र, में। जी। 28 चित्र है, 16 आर्टिकल। हाँ 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 हाँ, ये तो उसमें आपका मतलब उसमें संक्षिप्त 2-2 मिनट बताएं इसके बारे में ठीक है। कि आपने जो भावानुवाद किया है। हाँ, तो ऐसा है कि भाग 1 से अगर हम शुरू करते हैं जी तो संविधान का हर भाग किसी एक विषय पर केंद्रित है। जी जी। पहला भाग जो है भारत की सीमाओं पर केंद्रित है, और भारत की सीमाएं जो है उसका वर्णन नीचे लिखा गया है, लेकिन उस पर जो चित्र अंकित किया गया है वो है महानजोदारो का प्रतीक चिन्ह। तो जी मैं सोच रहा था कि महानजोदारो तो भारत की आज की विभाजित भारत में नहीं है, वो तो जी जी। पाकिस्तान में। तो नंदलाल बोस को ये क्यों सूझी कि पाकिस्तान में जो चला गया है उसे यहाँ अंकित किया जाए। तो उसका कारण अब जो समझ में आया वो ये है कि संविधान सभा का गठन भारत के विभाजन से पहले ही हो चुका था, और संविधान सभा का जो अपना एम्बलम है, प्रतीक चिन्ह है, वो भी अखंड भारत का ही था। और उसमें हाथी का मुंह सामने की ओर ऐसे दिखाया गया था, एक शुभ चिन्ह के नाते। तो संविधान सभा में सभी का मन यही था कि हमारा देश अखंड ही रहना चाहिए, लेकिन नीतिज्ञों के लेन देन की जो भी बात रही होगी, उसके चलते अंत में देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, भारत 3 हिस्सों में बट गया। तो संविधान सभा के लोगों की लेकिन मानसिकता यही थी कि राजनीतिक दृष्टि से भले ही हम बट गए हो, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से हमारी एकता जो है वो झलकनी चाहिए। और इसलिए नंदलाल बोस के सामने ये विषय जब आया तो उन्होंने महानजोदारो का प्रतीक चिन्ह इस रूप में वहां अंकित किया। उसके बाद दूसरे भाग में जाते हैं। दूसरा भाग है सिटीजनशिप का। कोई भी देश है तो उसका सिटीजनशिप ये महत्वपूर्ण भाग है। तो सिटीजनशिप के लिए नागरिकता की रक्षा करनी हो तो हर नागरिक का शिक्षित होना और संस्कारित होना जरूरी है। ये बहुत जरूरी बात है। तो इसका विचार करते हुए नंदलाल बोस ने ये सोचा कि अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार ये जहां मिलते हैं उसका चित्र अंकित कर दिया जाए, तो नागरिकत्व की रक्षा करने की जो मूल शर्त है, मूलभूत बात है, वो लोगों के ध्यान में आएगी।
और इसलिए उन्होंने वहाँ ये जो है अपना गुरुकुल, उसका चित्रण किया है। हम सभी जानते हैं कि भारत में गुरुकुलीन शिक्षा व्यवस्था जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था मानी गई है। तो इस प्रकार से ये दूसरा भाग। तीसरे भाग में किसी भी राज्य को किस प्रकार का आदर्श स्थान प्राप्त करना चाहिए, इसका विचार करते हुए राम राज्य की कल्पना की गई है। और हम सभी जानते हैं कि ये जो है चाहे देश के विभाजन से पहले हो या देश के जो ये चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे, उस समय भी यही कहा जाता था कि हमें राम राज्य स्थापित करना है, क्योंकि राम राज्य व्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ ऐसी व्यवस्था है। तो उस प्रतीक को ध्यान में रखते हुए नंदलाल बोस ने राम राज्य की स्थापना स्वयं राम ने की थी, और वो भी कब की, लंका विजय के बाद, जबकि उनके सामने था कि अब लंका पर ही राज करिए, सोने की लंका है और आपने जीता ही है तो आप यहाँ राज करिए, अब अयोध्या में जाकर फिर भरत से टकराना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि भरत ने इतने दिनों तक कष्ट सहकर उसे संभाला है, और साथ में ये भी कहा कि 14 वर्ष के बाद एक दिन की देरी होगी तो मैं जल समाधि ले लूंगा, और इसलिए राम जी को अपने भाई की, और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें तो तुरंत जाना होगा। तो कैसे हो जाने की व्यवस्था, समय कम है, इसलिए फिर हुआ कि पुष्पक विमान की व्यवस्था विभीषण ने कर दी, और पुष्पक विमान से राम लक्ष्मण सीता तीनों भी अपने राज्य को संभालने के लिए जा रहे हैं। ये चित्र नंदलाल बोस ने यहाँ अंकित किया है। अर्थात अगर अच्छा राज्य चलाना हो या अच्छी राज्य व्यवस्था खड़ी करनी हो तो वह राम राज्य ही होगा। इसलिए इस प्रकार की स्थिति ये इन्होंने इस चित्र के द्वारा प्रकट। फिर जब राज्य की बात आती है तो राज्य के नीति निर्धारक तत्व ये भी ऐसे होने चाहिए कि जो वास्तव में नीति को और संबल दे, नीति का नीतिगत आचरण के अनुसार वो रहे। तो ऐसे नीति निर्धारक तत्व ये कहाँ खोज कर मिलेंगे, तो उसमें भी ये सोचा गया कि सबसे अच्छी नीतियों की व्याख्या ये गीता में की गई है। और वो भी ऐसी की गई है कि जब अर्जुन हताश हो गए थे कि युद्ध करके क्या होगा, हम आपस में लड़ेंगे, तो युद्ध करके क्या होगा, और इसलिए उन्होंने हथियार छोड़ दिए थे, सीदंती मम गात्राणी कहकर हथियार छोड़ दिए। तो भगवान कृष्ण को चिंता हुई कि शांति वार्ताएं समाप्त हो गई, कोई बात आगे बढ़ नहीं रही है, और अंत में धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में अगर अर्जुन हथियार छोड़ देते हैं तो उनको अपने कर्तव्य की याद दिलाना जरूरी है, और वही कर्तव्य की याद दिलाने के लिए उन्होंने जो जो सारे बातें की वो गीता में लिखी गई। तो गीता एक प्रकार से नीति निर्धारक तत्वों का सर्वश्रेष्ठ ऐसा एक ग्रंथ है, और इसलिए नंदलाल बोस ने उसी ग्रंथ के सृजन का चिन्ह वो इस रूप में यहाँ अर्जुन को गीता सुनाते हुए भगवान कृष्ण इस रूप में किया है। उसके बाद फिर भाग 4 आता है, 5। तो 5 ये भाग 5 जो है ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसमें 100 अनुच्छेद है, 52 से लेकर 151 तक, ऐसे 100 अनुच्छेद। तो इन 100 अनुच्छेदों में शासन व्यवस्था के जितने भी तंत्र है, न्याय तंत्र है, तो प्रशासन तंत्र है और शासन तंत्र है, तो इन तीनों का जिक्र करते हुए उसमें राज्यपाल की मर्यादाएं, राष्ट्रपति की मर्यादाएं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारी बातें दी गई है। और जो बात एक श्लोक में कही गई है कि त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संगय शक्ति करो युगे। तो द्वापर युग में युद्ध करना धर्म स्थापना के लिए अनिवार्य हो गया था। वो हमने गीता की चर्चा के समय समझ ही रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद जो समय आया है वो कलयुग का है। तो कलयुग के समय में
संगठन ही एकमात्र धर्म रक्षा का माध्यम हो सकता है। और इसलिए संगठन तंत्र का काम कहाँ से शुरू हुआ, तो ध्यान में आता है कि बुद्ध ने सबसे पहले काम शुरू किया। उन्होंने कहा है धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संगठित रहकर ही हमें आगे बढ़ना है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ गौतम बुद्ध का चित्र अंकित किया गया है। भाग पर गौतम बुद्ध का चित्र अंकित करने के पीछे ये भाव है। उसके बाद भाग 6 आता है। तो समसामयिक गौतम बुद्ध के समय ही एक और विचार पूरे देश में फैल रहा था, विदेश में भी फैला, जो था जैन संप्रदाय का, जैन मत का। वो भी हिंसा से दूर रहकर और अहिंसा का पालन करते हुए सभी नागरिकों का मानसिक स्तर और सभी नागरिकों की कार्यकुशलता ये बढ़े, इसलिए और वो न्यायपरायण हो, ये देखते हुए भाग 6 पर जैन मत के प्रवक्ता महावीर 24वें तीर्थंकर, उनका चित्र अंकित किया गया है। और इस प्रकार से जब राज्य की व्यवस्थाएं खड़ी होने लगती है तो राज्य में एक निर्भीकता का वातावरण होना चाहिए, संपन्नता भी होनी चाहिए। तो इसका श्रेष्ठ उदाहरण अपने देश में हम जानते हैं कि मौर्य काल जो था, मौर्य काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, स्वर्णिम काल। तो उस स्वर्णिम काल का चित्र यहाँ अंकित किया गया है कि जब न्यायपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी तत्पर रहेगी, जो कि राम राज्य में हुआ करती। तो ऐसे स्थिति के बाद स्वाभाविक रूप से मौर्यकालीन निर्भयता और संपन्नता ये प्रकट होगी। और इसको करने के लिए जो चित्र उन्होंने अंकित किया है, दिखाया गया है कि जितने भी महिला पुरुष वहां घूम फिर रहे हैं, सबके शरीर में गहने हैं और महिलाएं मुक्त रूप से घूम रही है, किसी प्रकार का उनको भय नहीं है, और पुरुष अपने काम में मग्न है, वो उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। तो ये जो चित्र के माध्यम से संदेश गया है, ये संदेश यही है कि किसी भी राज्य व्यवस्था को अगर ठीक रखना हो तो वहां एक निर्भयता भी होना चाहिए और संपन्नता भी होनी चाहिए। इसी संपन्नता निर्भयता के इस मौर्यकालीन बात को लेकर उसके बाद का भाग 8 जो है, उसमें भी कहा गया है कि संपन्नता को अगर बरकरार रखना हो या और आगे बढ़ाना हो तो मेरे को किस प्रकार का आचरण करना होगा, अर्थात धनवान लोगों को किस प्रकार का आचरण करना होगा। उसके प्रतीक के रूप में भाग 8 पर संपन्नता के प्रतीक कुबेर, इनको छलांग लगाते हुए दिखाया है। इस चित्र को देखकर कोई भी कहता है कि ये हनुमान जी है, लेकिन मैंने भी जब पहली बार देखा तो ध्यान में आया कि हनुमान जी अगर होते तो उनकी धूम होनी चाहिए थी, उनके हाथ में गदा होनी चाहिए थी, लेकिन इस चित्र में तो ना है ना गदा है। तो फिर खोजबीन की गई तो ध्यान में आया कि ये चित्र वास्तव में हनुमान जी का नहीं है, हनुमान जी के जैसे छलांग लगाते हुए कुबेर है, और वो इसलिए छलांग लगाते हैं कि क्रांति, आर्थिक क्रांति का प्रतीक इस रूप में ये छलांग देते हैं। तो आर्थिक क्रांति लाएंगे तभी अपनी संपन्नता जो है वो बरकरार रहेगी। और जब संपन्नता का ध्यान आता है तो केवल ऊपरी ऊपरी तौर पर हो और कुछ लोगों तक सीमित हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वो संपन्नता जो है वो नीचे पंचायत और नगर पालिकाओं तक भी पहुंचनी चाहिए, और वही न्याय व्यवस्था भी नीचे तक पहुंचनी चाहिए। तो न्याय व्यवस्था और संपन्नता दोनों के लिए विक्रमादित्य का दरबार, इसका चित्र किया गया है। विक्रमादित्य न्याय के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतीक माने जाते हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि उनके सिंहासन पर जो भी बैठेगा वो सही न्याय देगा। इस प्रकार सिंहासन की गरिमा हो गई थी। तो इस प्रकार से विक्रमादित्य का दरबार ये दिखाते हुए नंदलाल बोस ने ये
चिन्हित किया है कि हमें न्यायपूर्ण व्यवस्था और नीचे तक नगर पालिका तक संपन्नता का प्रवाह जो है ले जाना चाहिए। लेकिन ये कब संभव है? तो भाग 10 में कहा गया है कि ये तभी संभव है। ये बीच में आवाज कुछ आ रही है, क्या हो रहा है? मुझे लगता नहीं है कि सर, आपका वो बंद आवाज कर नहीं। दे। आप पंखा वहां बंद कर दे तो अच्छा रहेगा, वहां से कुछ आवाज आ रही पंखा है। नहीं, आप अ, म्यूट हो जाइए। आप म्यूट हो जाए तो अच्छा रहेगा, जब बोलना हो तो ऑन कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, अब जरा साइलेंस हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये जो जी। भाग 10 में अनुसूचित जनजातियों तक भी क्या क्या चीजें पहुंचनी चाहिए। हम्म। कुछ बज रहा है जी। वो वो फोन है, वो बंद कर दिया हूँ। हाँ, हाँ हाँ सर, बोलिए बोलिए। बोलिए तो बोलिए सर। हाँ, तो ये जो शिक्षा नीचे तक पहुंचनी चाहिए, एकदम अंतिम व्यक्ति तक। और वो भी कैसी शिक्षा? हम्म तो उच्च स्तरीय शिक्षा। तो उच्च स्तरीय शिक्षा हम्म का प्रतीक इस रूप में नालंदा विश्वविद्यालय, इसका चित्र अंकित किया गया है वहां कि नालंदा हम्म विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की एक उच्च स्तरीय शिक्षा थी, उस प्रकार की शिक्षा ये हमें दूर दूर तक फैलानी चाहिए। हम्म उसके बाद भाग 11 जो है, उसमें दिखा गया है कि केंद्र और राज्य, इनके संपर्क कैसे हो। तो हम्म इनके संपर्क के लिए कहा गया है कि केंद्र मजबूत होना चाहिए और राज्य हम्म उस मजबूती को स्वीकार करते हुए, उनके साथ हम्म अच्छा तालमेल रखते हुए अपने आप को चलाए। इस प्रकार की स्थिति होनी हम्म चाहिए। तो ऐसी हम्म स्थिति, इसका श्रेष्ठ प्रतीक या श्रेष्ठ उदाहरण जो है, हम्म वो है अश्वमेध यज्ञ। पुराने हम्म दिनों में, जो पौराणिक काल में अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे, और उसके हम्म पीछे भाव ये होता था कि कोई राजा अपने आप को श्रेष्ठ होने का प्रमाण देना चाहता है, तो वो अपने सेना के साथ अश्व को छोड़े और एक एक राज्य में जाकर उनको बताए कि मेरी श्रेष्ठता को स्वीकार करिए और मैं आपको अभय दूंगा। हम्म तो ये अश्वमेध यज्ञ, इसका जी। ये इस चीज का प्रतीक है कि किसी ने अपना श्रेष्ठत्व तो प्रमाणित कर दिया है और बाकी हम्म सबको अभयदान दिया है कि मेरे शासन में आप लोग निर्भयता से अपना अपना राज्य चलाइए और हम्म सबका ताल रखते हुए हम पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार का जो हम्म एक उदाहरण है, ये पौराणिक काल से चला आ रहा है। उसी को यहाँ हम्म राज्य संपर्क के रूप में अश्वमेध यज्ञ का एक प्रतीक दिखाया गया है। उसके हम्म बाद भाग 12 है। भाग 12 में बहुत ही सोच समझकर नंदलाल बोस ने दो चित्रों का चयन किया। क्योंकि 12 जो है, वो वित्तीय व्यवस्था और उस वित्तीय व्यवस्था के लिए पारदर्शिता होनी चाहिए, इसको हम चाहते थे वो। और इसलिए हम्म हम भी जानते हैं कि किसी भी शुभ चिन्ह को, शुभ काम को करना हो, तो हम अपने यहाँ स्वस्तिक का अंकन करते हैं, उसको शुभ मानते हैं। और उस शुभ के कारण जो आनंद प्रकट होता है या आनंद प्राप्त होता है, तो उसका प्रकटीकरण जो है वो नटराज के रूप में हम जानते हैं। तो इन चिन्हों का उन्होंने चयन किया और दोनों चिन्हों को उन्होंने भाग 12 पर अंकित किया। लेकिन दुर्भाग्य समझ लीजिए कि आप थोड़ी असावधानी समझ लीजिए, इन दोनों चिन्हों को थोड़ा विपरीत ढंग से वो लग गए, स्वस्तिक का हो गया। शायद हो सकता है कि सीधा स्वस्तिक अंकित करके उन्होंने उसका साचा बनाने वाले को दिया, उसने सीधा ही स्वस्तिक बना दिया, तो जो छपा तो उल्टा हो गया। और नटराज का चित्र जो है वो लंबा हो गया, और जबकि इनको चित्र के लिए जगह दी गई थी वो ऐसी आड़ी थी, तो आड़ी चित्र की बजाय वो लंबा हो गया, उसके कारण उसको खंडित होना पड़ा। तो नटराज खंडित हो गए और स्वस्तिक उल्टा हो गया। दो अशुभ चिन्ह
इस वित्तीय व्यवस्था वाले भाग पर लग गए। तो ये जब मेरे ध्यान में आया तो इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने के लिए या भूमिका लिखवाने के लिए जब मैं इनके पास गया था, संविधान के बड़े ज्ञाता अपने डॉक्टर सुभाष कश्यप, जिनकी पुस्तकों के सहारे पूरे देश में संविधान पढ़ाया जाता है, उनसे मैं पुस्तक की भूमिका लिखवाने के लिए गया था। तो जब उनको ये बात बताई तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। तो असावधानी के कारण हो गई, किसी के ध्यान में नहीं आई। तो उन्होंने उसका प्रमाण मांगा कि जरा आप मुझे दिखाइए। तो उन्हीं के पास पड़े हुए जो 2 हिंदी और अंग्रेजी में लिखे हुए संविधान की प्रतियां थी, उसमें से एक मैंने उनको जब दिखाई तो उनको स्वयं को भी आश्चर्य हुआ कि 70 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे किसी के ध्यान में नहीं आया था कि ये स्वस्तिक उल्टा है और नटराज खंडित है। ये तो बहुत बड़ी बात ध्यान में आई है आज। तो इस प्रकार से भाग 12 पर 2 अशुभ चिन्ह लग गए हैं, और इसलिए मेरी भी मांग ये है, इस पुस्तक में मैंने लिखा है ये, कि इसके बाद जब कोई चित्र के साथ संविधान छपेगा तो ये तकनीकी भूल है, इसको मानकर इसको ठीक करके छापना चाहिए। ये एक बात इसमें से भाग 12 से प्रकट होती है। भाग 13 है व्यापार वाणिज्य की नीति। तो व्यापार वाणिज्य की नीति जो भी हो, व्यापार और वाणिज्य बड़ी आसानी से हमें प्राप्त नहीं होता, उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी योजनाएं बनानी पड़ती है। तो ऐसी मेहनत और योजना बनाने को ही हम एक शब्द में प्रकट करते हैं कि हमें भगीरथ प्रयास करना होगा। भगीरथ प्रयास करना यानी आमतौर पर जो माना जाता है कि राजा भगीरथ ने बैठकर तपस्या की और फिर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको आशीर्वाद के रूप में कहा कि बोलो क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि पवित्र गंगा जल प्रवाहित कर दीजिए, और फिर नाखून से गंगा प्रवाहित हो गई। तो ये तो एक प्रतीकात्मक चीज है। वास्तविकता क्या है, घटना क्या है, इसका जब अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि सबसे पहले तो माने 3 जनरेशन पहले राजा जो थे अयोध्या के, वो अपने अश्वमेध यज्ञ के रूप में अपने अश्व को लेकर उनकी सेना जा रही थी। तो राजा सगर और वो सेना जो है वो एक जगह जाकर जहां टिकी, वहां से घोड़ा एक आश्रम में घुस गया। वो कपिल मुनि का आश्रम था। तो वहां से किसी ने पत्थर मारा तो घोड़ा बाहर आ गया, लेकिन पत्थर भी बाहर आया तो किसी सैनिक को लग गया, और फिर उस सैनिक ने भी पत्थर फेंका। इस प्रकार से पत्थरों का टकराव हुआ तो अग्नि प्रज्वलित हो गई, और उसी अग्नि के कारण वहां पूरा जंगल जो है भस्म हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि 60,000 सेना जो है वो भस्म हो गई। तो राजा सगर और उनकी रानी वहां आई और आकर उन्होंने कहा कि महाराज कपिल मुनि जी, तो बहुत बड़ा ये हो गया है, अपघात हो गया है, अब इन लोगों का उद्धार करिए, कम से कम इनका तो कोई दोष नहीं है। तो उन्होंने कहा कि लोगों का एक साथ तर्पण करना हो, एक साथ उद्धार करना हो, तो पवित्र पानी जो है वो प्रवाहित करते हुए यहाँ तक ले आइए, और यहाँ से फिर समुद्र में वो चला जाएगा। तो ये बात संकल्प के तौर पर राजा सगर ने स्वीकार कर ली कि ठीक है, मैं ये काम करता हूँ। लेकिन अपने जीवन काल में वो इस प्रकार का काम कर नहीं पाए। कोई अप्रवाहित पवित्र पानी उसको प्रवाहित करते हुए ले जाना इतना आसान नहीं था, उसको खोजने में ही समय लगा। तो उनके जनरेशन में नहीं हो पाया। उनके बेटे जो थे उनका नाम था असमंजस, वो प्रवृत्ति से असमंजस थे। तो उन्होंने कहा कि मैं राजकाज संभालूं या पानी खोजने जाऊं। तो उनके बेटे ने अंशुमान ने कहा कि ठीक है, दादाजी का सपना मैं पूरा करता हूँ, मैं पानी खोजता हूँ। और वो समुद्र हिमालय में जाकर उन्होंने पानी का प्रवाह खोजना शुरू किया, लेकिन उनके जीवन काल में नहीं मिल पाया। तो उनके बेटे जो है दिलीप ने संकल्प लिया कि मैं इस काम को पूरा करूंगा, क्योंकि 60,000 लोगों का उद्धार करना है तो कुछ तो करना ही होगा। तो उन्होंने जाकर देखा कि एकदम ऊपर कैलाश पर्वत पर सबसे पवित्र पानी तो वही है जो मानसरोवर में है, तो इसको प्रवाहित किया जाए। लेकिन जब चारों ओर उन्होंने परिक्रमा लगाई तो ध्यान में आया कि यहाँ से तो ब्रह्मपुत्र और सतलुज और ये नदियां जा ही रही है, तो इससे भी पवित्र
पानी में कौन सा होगा। तब उन्होंने ध्यान लगाया और चिंतन किया, तो उसमें से उनको ये अनुभूति हुई कि ये जो इस मानसरोवर से जो नीचे पानी बह रहा है, अंडरग्राउंड वाटर, धरती के अंदर से बह रहा है, वो सबसे पवित्र है, वो अब तक कहीं बहा नहीं है, तो उसको खोजा जाए। अब ये खोजने का काम कौन करेगा? तो ध्यान में आया कि उनका पुत्र जो है भगीरथ, उसमें एक वो गुण ये था कि वो जहाँ खड़े हो जाए वहां पानी है कि नहीं अंदर, इसकी अनुभूति उसको होती, और वो इसलिए होती थी कि वो पग जाया थे, अर्थात जन्म के समय जो उनका पैदा होता है उसमें ये गुण होता है। तो राजा भगीरथ ने वो, और इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भगीरथ को बुलाया और कहा कि ये पानी खोजो। और राजा भगीरथ ने इससे मानसरोवर के किनारे से चलते 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 600 किलोमीटर आकर दिखाया कि इतना ये पानी अंदर से अंदर तक आया है और यहाँ आकर इकट्ठा हो गया है। अब यहाँ से इसको प्रवाहित, तो जहां से प्रवाहित किया गया वही आज की गंगोत्री है। और आज के नासा ने ये प्रमाणित कर दिया है कि गंगोत्री से बहने वाला पानी ये मानसरोवर से आया हुआ अंडरग्राउंड वाटर है। तो ये जो आज हम प्रमाणित कर रहे हैं उसकी कहानी ये है। तो इतनी लंबी कहानी, अर्थात भगीरथ प्रयास से ही हम अपने देश का व्यापार और वाणिज्य ठीक कर सकते हैं, ये बात नंदलाल बोस बताना चाहते थे। और वास्तव में 3-4 जनरेशन के बाद आज हम इस स्थिति में आए हैं कि हम अपने व्यापार वाणिज्य के सहारे देश को संपन्न बनाने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो स्थितियां है ये अब तक के 13 भागों में आ चुकी है। भाग चुका है, ये केंद्र और राज्यों की आपस में अधीनता, इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। तो इसको एक प्रतीक चिन्ह के रूप में इन्होंने अपने नंदलाल बोस ने ये सोचा कि मुगलों ने भले अत्याचार काफी किए होंगे यहाँ, लेकिन कम से कम 700-800 वर्ष तक उन्होंने किसी न किसी रूप में राज किया ही है, इसलिए उनकी भी उपेक्षा न हो। हमारा मन उदार है, भले अत्याचार किया हो लेकिन उन्होंने यहाँ राज तो किया ही था, और इसलिए उनके राज्य का सबसे अच्छा कोई स्थान या कम अत्याचार करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा खोजा जाए। तो उनके ध्यान में आया कि केवल 4 वर्ष राज्य करने वाला बाबर, उसने काफी अत्याचार किया था। 49 वर्ष तक राज्य, 48 वर्ष तक राज्य करने वाला औरंगजेब, वो भी बड़ा अत्याचारी था। लेकिन सबसे ज्यादा राज्य जिसने किया अकबर, 49 वर्ष तक उसने राज्य किया है। इन बाकियों की तुलना में वो कम अत्याचारी था। तो चलो उसी को हम अंकित कर देते हैं। ऐसे उदार मन से उन्होंने अकबर का दरबार यहाँ केंद्रित किया, अंकित किया। और इसका विषय यह है कि केंद्र और राज्य का संपर्क कैसा हो। तो अकबर ने एक प्रयत्न किया था कि केंद्र और राज्य के संपर्क अगर ठीक रखने हो तो वैवाहिक संपर्क स्थापित किए जाए, और इस प्रकार वैवाहिक संपर्क स्थापित करके वो सबको अपना बनाकर चलने की कोशिश करता था, अत्याचार समन्वय बना। तो इस तरह से उस दरबार को चिन्ह अंकित करते हुए नंदलाल बोस ने ये प्रकट किया है कि अकबर का दरबार जो है वो केंद्र और राज्यों के अच्छे संबंधों का एक प्रतीक कहा जा सकता है। अब ये सारा काम करने के लिए योग्य नेतृत्व होना चाहिए। तो भाग 15 जो है वो निर्वाचन वाला भाग है, और निर्वाचन कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में नीति निर्धारण जो है वो करके संविधान में लिखा गया है। लेकिन संविधान ये नहीं लिख सकता कि आपको कैसा नेता चुनना चाहिए, ये तो हर व्यक्ति को है। तो हर व्यक्ति को क्या तय करना है, इसका एक प्रकार से प्रतीक चिन्ह इस रूप में नंदलाल बोस ने 2 चित्र यहाँ अंकित किए हैं। एक चित्र तो है कि आपका नेता पराक्रमी होना चाहिए, और दूसरा चित्र है कि आपका नेता त्यागी होना चाहिए। पराक्रम और त्याग दोनों का मिश्रण जिसमें है वही सही नेतृत्व दे सकता है। और इसलिए उन्होंने पराक्रम के प्रतीक के रूप में छत्रपति शिवाजी और त्याग के प्रतीक के रूप में गुरु गोविंद सिंह, इन दोनों का चित्र अंकित करके संदेश दिया है कि जब कभी निर्वाचन होगा आपको अपना नेता चुनते समय इन दोनों गुणों का विचार करना चाहिए। और इसके बाद भाग 16 आता है जिसमें जनजातियों के आरक्षण की बात आई।
तो जनजातियों के आरक्षण के मामले में ये सोचा गया है कि अल्पसंख्यक जनजातियां ये जितने भी है, ये समाज का एक प्रकार से उपेक्षित, अवहेलित इस प्रकार का वर्ग है, लेकिन वो वैसा न रहे, इसलिए उनको कहीं न कहीं आरक्षण देकर, कहीं न कहीं उनको विशेष सुविधाएं देकर उनको आगे बढ़ाया जाए। और इसलिए इसमें इन्होंने 2 चिन्ह दिए हैं कि एक तो रानी लक्ष्मीबाई का प्रतीक, यानी महिलाओं की उपेक्षा न हो, उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। और दूसरा दिया है टीपू सुल्तान। वैसे बाहरी तौर पर देखा जाए तो 2 एकदम विपरीत धर्मी लोग हैं। टीपू सुल्तान अत्याचारी था और रानी लक्ष्मीबाई ये कितनी पराक्रमी और न्यायपरायण थी, लेकिन दोनों को एक साथ यहाँ देने के पीछे क्या कारण होगा, ये जब मैंने सोचा तो ध्यान में आया कि दोनों में कॉमन पॉइंट एक है, और वो ये है कि दोनों भी अंग्रेजों से लड़ते हुए बलिदानी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों के बलिदानों के पीछे अंग्रेजों से लड़ना ये रहा है। लड़ने का उद्देश्य अलग अलग हो भली। सर मैं इसी को पूछा था आपको जो आए थे बिलासपुर से। हाँ हाँ है। तो लड़ने के उद्देश्य दोनों अलग थे। रानी लक्ष्मीबाई इसलिए लड़ी कि अंग्रेजों ने एक कानून थोप दिया कि किसी का भी उत्तराधिकारी ये दत्तक पुत्र नहीं हो सकता। तो रानी का कहना था कि दत्तक हो चाहे अपना स्वयं का पुत्र हो, जब वो मेरा उत्तराधिकारी है तो राज्य का भी उत्तराधिकारी बन सकता है, इसको रोक कैसे लगा सकते हो। तो इस बात को लेकर युद्ध हुआ। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान, इसके साथ युद्ध इसलिए हुआ कि यहाँ ये अंग्रेज आकर क्यों राज करेंगे, ये तो व्यापार करने के लिए आए थे, ये अपना व्यापार करें, ये राज करने के लिए क्यों लड़ रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ राज नहीं करने देना है। तो उसका भले सपना ये रहा होगा कि यहाँ तो हम मुगल ही राज करेगा, लेकिन अंग्रेजों के विरोध में उसको लड़ना पड़ा। हिंदुओं के मंदिरों का उसने ध्वंस किया, हिंदुओं को मतांतरित किया, ये एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ उसको चयनित करने का कारण जो है वो यही है कि अंग्रेजों के विरुद्ध ये लड़ा और उसमें शहीद। तो इस प्रकार से ये भाग 16 जो है ये जनजाति आरक्षण के साथ इन दोनों बातों को प्रकट करता है। भाग 17 जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जब स्वाधीन हो रहे हैं तो हमारी अपनी भाषा होनी चाहिए। अंग्रेजी को तिलाक देकर हमें अपनी भाषा जो है वो स्थापित करनी चाहिए। वो भाषा कौन सी होगी, उसके लिए इसमें दिया गया है कि यहाँ की राजभाषा हिंदी होगी, और हिंदी राजभाषा के नाते अपने आप को स्थापित करने के लिए भाषा नीति इसमें दी गई है। और इस पर चलते हुए ये अपने महात्मा गांधी, लाठी लेकर चलते हुए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का लाठी लेकर चलते हुए जो चित्र है उसके पीछे मानसिकता ये है कि वो स्वयं भाषी नहीं थे, गुजराती भाषी थे, लेकिन पूरे देश में हिंदी चूंकि ज्यादा प्रचलित है और इसलिए हिंदी के प्रवक्ता भी थे, हिंदी के प्रबल समर्थक थे। तो राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने का, उसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का एक जो आग्रह ये उनके द्वारा प्रकट हुआ है, इसलिए उन्हीं का चित्र यहाँ देते हुए राजभाषा और भाषा नीति भाग 17 में लिखी गई है। भाग 18 ये पूरे देश में किसी समय कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो देश का संचालन कैसे होगा, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। और ऐसे आपातकालीन प्रबंधन में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, विशेषकर राजनेताओं को, इसका प्रकटीकरण हो। इसलिए यहाँ एक चित्र फिर से एक बार महात्मा गांधी को ये अंकित किया गया है कि जब देश का विभाजन होने वाला था उस समय ये अपने गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो, लेकिन नेहरू के सामने वो नतमस्तक हो गए, चुप हो गए, हतबल हो गए और उसके ऊपर छोड़ दिया। लेकिन अपनी आंखों के सामने वो विभाजन होता देखने नहीं चाहते थे,
इसलिए उन्होंने तय किया कि जहां सबसे अधिक हिंसा हो रही है या सबसे अधिक तनाव है, ऐसे जगह जाकर मैं वहां शांति स्थापित करूंगा और पूरे देश में वो शांति का वातावरण जो है वो वहां से प्रसारित होगा। तो इसलिए वो सीधे नोआखाली चले गए, जो आज के बांग्लादेश में। नोआखाली में जाकर उन्होंने वहां सबसे अधिक जो हिंसा हो रही थी उसको रोका, वहां अनशन किया, फिर शांति यात्रा की, और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां की हिंसा रुकी। तो वही प्रतीक चिन्ह यहाँ उनके उस दृश्य को दिया गया है कि वो दांडी यात्रा या शांति यात्रा निकाल रहे हैं। तो किसी भी नेता का जब आपातकालीन स्थिति आ जाए तो उस समय सर्वाधिक कठिन क्षेत्र जो है वहां जाकर अपने आपको नेतृत्व देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार का एक संदेश ये इसमें से जाता है। और उसके बाद भाग 19 आता है। भाग 19 में अपने देश के प्रशासन को चलाने के लिए किस किस पद की आवश्यकता है, कितने प्रकार के आयोगों की आवश्यकता है, कितने प्रकार के मंडल चाहिए, इसका विश्लेषण दिया गया है। और इसका विश्लेषण देते हुए प्रतीक चिन्ह के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र दिया है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज की जो अपनी हम स्वाधीनता बोलते हैं 15 अगस्त 1947, उससे पूर्व देश को स्वाधीन करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। पहले अंडमान निकोबार को स्वाधीन किया, फिर मणिपुर को स्वाधीन किया, उसके बाद फिर सिंगापुर में बैठकर उन्होंने सेना को और अधिक प्रशासित यानी शिक्षित करने के लिए कैंप आयोजित किए। वहीं से उन्होंने भाषण देकर और महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि अंग्रेजों को भगाने के लिए मैं सेना संगठित कर रहा हूं और आक्रमण करूंगा भारत पर, ताकि अंग्रेज यहाँ से चले जाए और हम अपने देश को अखंड रूप में अपने इंटैक्ट रखें। लेकिन महात्मा गांधी चूंकि अहिंसा के पुजारी थे और उस अहिंसा की रक्षा के लिए भले जितनी भी हिंसा हुई हो वो विषय अलग है, लेकिन युद्ध यानी हिंसा ये जो एक समीकरण बना हुआ है, तो उसके कारण महात्मा गांधी ने उनका समर्थन नहीं किया। परिणाम इनको ऐसे ही अकेले होकर ही अपने लड़ने की तैयारी करनी पड़ी। फिर अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और फिर उनका विमान दुर्घटना में जो भी हुआ है, ये सारी कहानियां ये अलग कहानी है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पद आयोग मंडल आदि की स्थापना करनी हो तो जो प्रयोग नेताजी कर चुके थे, 11 देशों ने जिनको स्वीकृति भी दे दी थी, उसी को यहाँ चाहते थे नंदलाल बोस, इसलिए इस चित्र को यहाँ अंकित किया है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी, और उन्होंने तो आजाद हिंद सरकार भी बना लिया था पहले। वही तो कह रहा हूं मैं, सरकार घोषित कर चुके थे, बना चुके थे। और उसी में सारी व्यवस्थाएं कर दी थी उन्होंने, कौन किस पद पर कौन होगा। तो वही बातें इसमें इस भाग 19 में लिखी गई है। फिर भाग 20, 21 और 22, ये तीनों भाग जो है इस पर जो चित्र है वो ऐसे है कि जो किसी व्यक्ति या किसी प्रसंग को प्रकट नहीं करते, लेकिन हर देश की अपनी जल, थल और नभ, ये जो 3 सेनाएं होती है, और तीनों के महत्व को समझते हुए हम उन तीनों के प्रति मन में आदर का भी भाव रखते हैं, उसकी सुरक्षा की भी चिंता करते हैं। तो वही भी बात इन तीनों में दिया गया है। सबसे पहला भाग 20 में खुला आकाश और हिमालय का चित्र देकर ये कहा गया है कि हमें नभ, इसकी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, उसके प्रति सम्मान का भाव रहना चाहिए। उसके बाद 21 में दिया है जमीन का सर्वाधिक मतलब जिसको कहा जाए कि कठिन क्षेत्र, जो उपजाऊ भी नहीं है लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करनी है, वो होता है मरुस्थल। तो मरुस्थल का अंकन करते हुए उस पर ऊंटों की सवारी का दृश्य देकर ये दिखाया गया है कि हमें जमीन का हर तबका, चाहे फिर वो उपजाऊ हो चाहे ऐसा भी हो, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो नभ और थल। और उसके बाद दिया है समुद्र या नौकायान, जिसमें संविधान का हिंदी अनुवाद होना चाहिए, ये एक छोटी सी बात लिखी गई है। और उसमें समुद्र का चित्र देते हुए एक नौका और एक बड़ी ये जो है नाव वो दिखाई गई है। तो इस प्रकार से
22 भागों पर कुल 28 चित्रों के माध्यम से नंदलाल बोस ने पूरे देश को ये संदेश दिया है कि हमें अपना अतीत भी याद रखना है, अपने वर्तमान में भी जीना है और भविष्य को भी उज्जवल करना है। तो हमें क्या क्या याद रखना होगा, और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में संविधान लिखा गया जरूर है, लेकिन लिखने के कारण जो भाव आता है उसमें आत्मा का प्रकटीकरण नहीं होता। चित्रों के माध्यम से आत्मा का प्रकटीकरण किया है, और इसलिए चित्रों का बड़ा महत्व है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने दिनों तक इन चित्रों के बारे में केवल इतना ही सोचा गया है कि ये सजावट के लिए किया गया था, तो सजा कर रखा हुआ है। लेकिन सजावट के लिए किया है और 284 लोगों ने उसको स्वीकार किया है हस्ताक्षर करके, तो निश्चित रूप से की जो भावना है वो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। और इसलिए मेरा नम्र प्रयास था कि इस भावना को आम आदमी तक पहुंचाई जाए। तो लखीदा, ये तो नंदलाल बोस जी ने रेखांकित किया था, चित्र को सम्मिलित किया था संविधान के मूल प्रति में, लेकिन भावानुवाद तो आपने किया है। हाँ, बस वही मुझे ईश्वरीय प्रेरणा से ये मौका मिल गया। ये जो आप बता रहे हैं कि इनका उद्देश्य ऐसा है, सब चीज है, ये तो कहीं संविधान निर्मात्री सभा ने चर्चा भी नहीं किया है, लेकिन उन चित्रों का भावानुवाद आपने किया, तो इसीलिए मैं आपको मनीषी मानता हूँ। ये इस महत्वपूर्ण कार्य के दायित्व को आज तक किसी ने करने के बारे में सोचा नहीं और नहीं किया, और आपने जो भावानुवाद किया, तो जैसे आपने बताया और जैसे आपको पुस्तक के पढ़ने से लगता है कि आपके भावानुवाद जो है वो 100% सत्य है, उससे और बेहतर भावानुवाद नहीं हो सकता। आप उसको मंथन करेंगे चित्र को देख के और आपके भावानुवाद को देख के, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। चाहे यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग ने और यहाँ के मीडिया ने नहीं दिया हो, इसीलिए मैं बहुत प्रयासरत था कि इसके बारे में आपसे मैंने चर्चा करूं। तो नहीं, इस विषय को लेकर पूरे देश में अब तक 100 से अधिक मेरे सेमिनार या वेबिनार हो चुके हैं। यानी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है, लोगों ने ध्यान भी दिया है। और एक मजेदार प्रसंग बता दूं आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट ने जब मेरा एक वेबिनार आयोजित किया था, तो वेबिनार खत्म होने के बाद मेरे पास फोन आया कि आपकी सारी बातें सुनने के बाद आज जो इस वेबिनार में उपस्थित थे रिटायर्ड चीफ जस्टिस RC लाहोटी, उन्होंने आपको बधाई देने के लिए कहा है। तो मैंने कहा बधाई स्वीकार, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अगर सुना है और मेरी बातें उनको जची है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तब उन्होंने कहा कि उनकी एक और इच्छा है कि संदर्भ के तौर पर मैं इन चित्रों की व्याख्या करते समय और भी जो बातें बताता हूँ तो उस पर भी कुछ लिखा जाए, वो भी एक पुस्तक बननी चाहिए। तब मैं सोचने लगा कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस जब मेरे जैसे साधारण अध्येता उससे ये अपेक्षा करते हैं तो मुझे और गहराई से सोचना चाहिए। तब फिर मैंने जब शुरू किया तो ध्यान में आया कि जिस देश का अपना कोई लिखित संविधान नहीं है और जिस देश के लोगों ने, शासकों ने 163 वर्ष तक यहाँ बिना संविधान के राज भी किया है, उन लोगों को 1935 में संविधान बनाकर राज करने की क्यों सूझी? ये जब मैंने सोचना शुरू किया तो ध्यान में आया कि 1773 में जब कलकत्ते में राजधानी बनाई गई, उस समय इनके सामने प्रश्न आया था कि हम किस कानून के सहारे राज करें। अगर भारत की परंपरागत कानून व्यवस्था को ही हम लेकर चलेंगे तो फिर वो तो अंग्रेजों का राज नहीं हुआ, वो तो भारतीयों का ही राज हो जाएगा। इसलिए ये राज अंग्रेजों का है, ये प्रकट होना चाहिए। इसलिए क्या किया जाए? तो उन्होंने इंग्लैंड से कानून मंगवाए, वही कानून जिसके बारे में कहा गया है 1773 के कानून की जो बात है, वहां से कानून आने शुरू हुए, रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट जो है,
हाँ तो हाँ 1970 इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट हाँ 1773। हाँ और उसके बाद से बाद फिर हर 5 वर्ष बाद, फिर 10 वर्ष बाद, फिर 20 वर्ष बाद ऐसे कानून आते रहे। एक बिल्कुल कानून का बिल्कुल। बड़ा प्रबल विरोध हुआ, जिस कानून में ये कहा गया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, ताकि बंगाल जो है अभी बड़ा परेशान कर रहे हैं राजधानी होने के कारण, तो इनमें थोड़ा हम्म विभाजन हो जाए तो हमारी परेशानी कम होगी। ये सोचकर उन्होंने बंगाल के विभाजन का कानून मंगवाया। उसका प्रबल हम्म विरोध, लाल हम्म बाल पाल, इन तीनों के नेतृत्व में पूरे देश ने एक विरोध का प्रबल आंदोलन किया। और उसी का हम्म परिणाम ये था कि कलकत्ते से राजधानी हटाई गई और दिल्ली स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। पूरे 20 वर्ष लगे ये प्रक्रिया पूरी होने में। 1932 तक हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई और राजधानी दिल्ली आ गई। और उसके बाद 2-3 वर्ष के भीतर लिखित कानून बनाकर, संविधान बनाकर, और फिर हम राज करें तो अच्छा रहेगा, ये विचार सामने आया। साइमन कमीशन की जिनमें काम दिया गया, साइमन हम्म कमीशन में भारतीय नहीं होने के कारण उसका भी विरोध हुआ। तब फिर BN हम्म राव को इस काम के लिए राजी किया गया कि आप इसको प्रमाणित कर दीजिए कि संविधान ठीक है। और 1935 में उन्होंने ये काम बड़ी वफादारी के साथ, अंग्रेजों की वफादारी करते हुए किया, और अंग्रेजों ने हम्म। उनको उसकी उपाधि भी दी। ये सारी बातें जो है ये लिखते हुए एक नई पुस्तक लिखी गई है, जो है संविधान की जन्म कथा। हाँ तो हाँ की जन्म कथा के पीछे प्रेरणा मिली है हमें RC लाहौटी जी से, और इसलिए हाँ ये उन्हीं को समर्पित भी की गई है। जी जी। ये मेरे पास भी है ये आपका, हाँ हाँ, बस वही। ये जो संविधान तो की जन्म कथा। हाँ, तो ये इसी इसी लखीदा एक पुस्तक का चीज में मतलब है। कहना, हाँ बोलिए। लखीदा आपने लाहौटी साहब का जिक्र किया है, हम्म तो मैं आपको बता दूं कि 2004 में यहाँ के नई हाई कोर्ट बिल्डिंग के शिलान्यास करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। अच्छा, तो उनकी बहुत अच्छा। विद्वता से मैं इतना प्रभावित हुआ हाँ कि उन्होंने 1 घंटा के स्पीच में सबसे पहले पूछा, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ हिंदी भाषी है, तो हम्म, वकीलों से पूछा मैं स्पीच इंग्लिश में दूं हिंदी में दूं। अच्छा। तो हिंदी में भाषण देना शुरू किया तो 1 घंटा स्पीच था, एक शब्द हिंदी का प्रयोग नहीं किया, एक शब्द। अंग्रेजी का नहीं मैं, किया, हाँ, अंग्रेजी का पूरे, प्रयोग नहीं किया। हाँ, एक शब्द अंग्रेजी का प्रयोग नहीं हाँ हाँ। किया, एक शब्द अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया, पूरा हम्म, संस्कृतनिष्ठ हिंदी में बोला। मैं तो ठीक। उनसे भाव अभिभूत हो गया उनके भाषण को देख हम्म। कि हम लोगों से या किसी से भी इंग्लिश आ ही जाती, हम्म, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया। ठीक ठीक ठीक। तो नहीं थे उनमें तो। एक खासियत थी, हम्म, विद्वता था उनमें निसंदेह, जैसे बिल्कुल। आपने कहा है। और कोई बात हो तो पूछिए। जी। और मैं एक्चुअल में भारत में मौर्य काल को ही स्वर्ण युग माना जाता है, सोने का चिड़िया उसी समय को माना जाता था। हाँ बाद हाँ। में कई लोगों ने कई और बोल दिया कि इसके समय में स्वर्ण युग था, लेकिन भारत के इतिहास में मूलतः जो मौर्य काल है उसको उस समय भारत को सोने की चिड़िया और स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक आपने बात। जो जिक्र किया है, हाँ हाँ। इसीलिए मौर्य काल की जो वो रेखांकन जो है जिसके बारे में बताया, संपन्नता और तो निर्भयता। जी। तो लखीदा, मैं अपने व्यूअर्स को आग्रह करूंगा कि मेरे जो चैनल है DR पटेल एडवोकेट, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें। और हमारे आदरणीय लखीदा की जो चैनल है लक्ष्मी नारायण भाला लखीदा, उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें। तो ठीक। आप भी कुछ बोलना चाहें तो बोल दीजिए लखीदा। नहीं, ये मैं तो इस तकनीक से ज्यादा जानकार इसका नहीं था, लेकिन जी। कई लोगों ने आग्रह किया कि आपने जो काम किया है वो सोशल हाँ मीडिया में आना चाहिए, इसलिए आपको एक हाँ यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए। तब एक हाँ यूट्यूब चैनल 2-3 वर्ष पहले मैंने शुरू किया, लेकिन हाँ उसके बाद वो ऐसे ही चलता रहा। पिछले 6 महीने से उस पर हाँ अधिक कुछ बल दिया गया लोगों के आग्रह के कारण। तो आज हाँ करीब
1500 या 1600 के करीब सब्सक्राइबर हो गए उसके, और 50,000 से अधिक उसके दर्शक हो चुके हैं अब तक, और 131 जो है वो उस पर ये वीडियो ये चढ़ाए जा चुके हैं, और बड़े भाव से लोग देख रहे हैं। अभी अभी जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, ये रामलला की प्रतिष्ठा हुई, उस पर भी मैंने एक गीत लिखा है। तो अभी कुछ दिनों पहले कल ही उस गीत को भी मैंने वीडियो बनाकर और वीडियो के रूप में प्रसारित किया गया है, लोग अभी उसको देख रहे हैं। तो उस चैनल को भी अगर आप देखना चाहे तो सब्सक्राइब करिए, और इस प्रकार से धनीराम जी का चैनल और मेरा चैनल, दोनों चैनल आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे लगता है। खासकर हमारे जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं जी, उनको आग्रह कर दीजिए। तो ठीक, वो तो स्वाभाविक रूप से ये सारी बातें संघ के कार्यकर्ता भी सुन ही रहे होंगे, जी तो उन तक भी बात पहुंची जाएगी। हाँ। तो कैमरा कुछ गड़बड़ हो रहा है? कैमरा नहीं हो रहा है, सब आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। नहीं। तो लखीदा, आपको नमस्कार, धन्यवाद, आपने समय दिया। और अभी लीव मत होइएगा, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। ठीक है, लीव मत होइएगा, हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ आप।